अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, कराची यानी रोशनियों के शहर के बासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं, जहां पे वो ग्रीन लाइन बस के टेस्ट रन मंसूबे का जो है वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं। 1,35,000 मुसाफिर इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इसके साथ साथ 80 बसें जो हैं ये आपको ट्रैक पर नज़र आएंगी। 25 दिसंबर से बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ होगा, इसकी शुरुआत होगी। और आपको ये बताते चलें कि इसका जो किराया होगा वो 15 से 55 रुपए होगा। अप्रैल 2020 में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जो कि सदमोहरी का शिकार रहा। हुकूमत की जानिब से कराची के ऐलान करदा 5 मनसूबों में से ये एक बड़ा मनसूबा है। मास ट्रांजिट मनसूबा। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की बात करें या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या एक डेवलप कंट्री या एक तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होने के लिए ये ज़रूरी है कि मास ट्रांजिट के ज़्यादा से ज़्यादा मंसूबे हों। इवन के हम यूरोप की बात करें, वहाँ पर भी मास ट्रांजिट मंसूबे होते हैं और वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर भी मास ट्रांजिट के मंसूबों को सब्सिडाइज़ किया जाता है। और मास ट्रांजिट के मंसूबे सफरी सहूलियात के लिए बनाए जाते हैं और पाकिस्तान में भी इसका बाकायदा तौर पर और ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ है। और 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, लेकिन ये मंसूबा अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँच रहा था। रोशनियों का शहर हमारा 60% से ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला हमारा इकोनॉमिक हब जो है, उसमें ये मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस मंसूबे से शहरी बहुत फ़ायदा उठाएंगे। जो कराची के बासी हैं या जो कराची जा चुके हैं या जो कराची में बिज़नेस करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आपको सिर्फ शेरशाह से सदर तक जाना हो तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको तवील कतारों में खड़े होकर बस में इंतज़ार करना पड़ता है बसेस का, और उसके बाद आप अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिज़नेस जो है उसको ग्रोथ मिलेगी और लोग जो है उससे इनकरेज होंगे। और ये बड़ा अहम मंसूबा है। इसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न आपको गाए बगाए दिखाता रहेगा, बताता रहेगा। हम अपने मौज़ूआत की जानिब भी बढ़ते हैं। आज पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुछ देर कबल में अपने जो मेहमान हैं उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात, ये कौन से इंसानी हकूक़ की बात करें, ये वेस्ट के जो इंसानी हकूक़ है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में तो इंसानी हकूक़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और ना ही मगरिब जो है कभी जो है वो मखसूस ऐनक उतार के इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखती है। यहाँ पे इंसानी हकूक़ जो है वो तो शायद उसका कोई क्राइटेरिया ही शायद नहीं है और ना ही उस पर कोई इस तरह की लबकुशाई आवाज़ उठती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ कौंसिल है वो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 3 साल बाद अमल में आई थी और बदकिस्मती से अपने 30 के 30 आर्टिकल्स जो तरतीब दिए गए, मुरतब किए गए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो हिस्सा भी बने, उसमें से आर्टिकल 8, 13, 14 को अगर हम गौर से पढ़ें तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है मजहबी आज़ादी, बच्चों के हकूक़, इंसानी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स। ये तमाम चीज़ें जो है उसमें उसका जो है निशानदेही कर दी गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे म्यांमार की हम बात करें, इराक की बात करें, शाम की बात करें, ट्यूनिस, अलजायर की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, कहीं पर भी इंसानी हकूक़ पर अमल पैरा होते हुए नहीं दिखाए गए। और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वेस्ट में, जो कि ये दावा करते हैं कि हम इंसानी हकूक़ के बड़े अलमबरदार और चैम्पियन हैं, यहाँ पर आके उन्हें क्या हो जाता है जब मकबूजा वादी में 7 से 16 साल के बच्चों को अगवा किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको जो है खारदार तार का इस्तेमाल किया जाता है, उनको रॉड्स के ज़रिए उन पर तशद्दुद किया जाता है, पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया जाता है। इवन के बहुत अल्फाज के अच्छे चुनाव के साथ मैं ये बात करूँगा कि इंडिया के अंदर भी ख़वातीन को बच्चा पैदा करने से महरूम किया जाता है, ख़वातीन के यूट्रस तक रिमूव किए गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियंस बने फिरते हैं, इनके मुँह पे ये तमाचा है, क्योंकि आज का दिन हमें ये याद करवाता है कि इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी इंसानी हकूक़ कौंसिल ने लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक समिट होने जा रहा है, 100 से ज़ायद ममालिक हैं और कई ऐसे ममालिक हैं जिसको इसमें मदऊ नहीं किया गया। पाकिस्तान को मदऊ किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने ख़त लिख दिया है और माजरत की है कि वो फ़िलहाल इस तकरीब में या इस समिट में शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग का हिस्सादार नहीं बनना चाहता। क्या वाकई पाकिस्तान आज से 50 साल पहले चीन और अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर जो लाया था, क्या वाकई अब दोबारा से पाकिस्तान ये कोशिशें करने जा रहा है? 2 एटमी कुव्वतें, ताकतवर ममालिक और सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन ममालिक और P5 के रुकन ममालिक, जिन्हें मदऊ नहीं किया गया इस डेमोक्रेटिक समिट में। और मैं जब इसकी रिसर्च कर रहा था
तो मुझे भी इस बात का पता चला कि 15 के करीब ऐसे ममालिक हैं जो कि रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जिनको तलब नहीं किया गया। बीजिंग बार बार ये कह रहा है कि जी कौन सी डेमोक्रेसी की बात की जाती है, हम तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं। इसी तरह मॉस्को जो है उसे, टर्की को इवन के जो है वो भी मदऊ नहीं किया गया। अब चाइना को मदऊ नहीं किया गया, ताइवान को बुला लिया गया। लिहाजा ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा फैसला है, बहुत खुशाइंदी से करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान इसमें फरीक ना बने और पाकिस्तान अपने जो इत्तेहादी हैं, जो फितरी इत्तेहादी हैं, उनके साथ जो है वो अपने रवाबित को और ताल्लुकात को जदीद खतूत पर इस्तवार करे। इंतहाई अच्छा फैसला है। ये तीनों मौज़ूआत, और सबसे पहले हम इंसानी हुकूक के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हरदिल अजीज़ साबिक सफ़ीर, बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अफशन तहसीन साहिबा ने हमें खुसूसी तौर पर आज ज्वाइन किया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहे हैं, मुख्तलिफ तकारीब को छोड़ के आपने हमें वक्त दिया है। अफसन तहसीन आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप दिफाई उमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। अफशन साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये बताइएगा कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम अक्सर ये देखते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे जो भी इवेंट्स होते हैं या जो इस तरह के आलमी दिन मनाए जाते हैं, अमली तौर पर उस पर कोई काम नहीं होता, बस अलामती तौर पर दिन मना लिया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके दफ्तर में और वहाँ पे कुछ तकारीब हो जाती हैं। होना कुछ नहीं है, बच्चे बिलखते रहें, माँओं की गोदें छीन ली जाएं, माँओं की गोदों से उनके बच्चों को इवन के माजूर कर दिया जाए, उनकी बिनाई उनसे छीन ली जाए। इंसानी हुकूक के चैंपियन जो हैं वो बस तमाशा देखते रहते हैं। बिल्कुल सज्जाद, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन चूँकि ये 10 दिसंबर है, चूँकि एक दिन मनाया जाता है, तो फिर भी मैं इस दिन की अहमियत के हवाले से, ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से तमाम दुनिया को इस बात पे एडवोकेट करना चाहूँगी कि इस दिन की अहमियत को उजागर करना और इसकी इम्पोर्टेंस को रिलेट करना यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के साथ बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूनाइटेड नेशन जिसका कि बुनियादी मकसद ही ये था कि ह्यूमन राइट्स इंश्योर किए जाएं, तमाम जो इसके मेंबर हैं, तमाम दुनिया है, हर इंसान, बच्चा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सेलिब्रेशन के अलावा हमें बाकी चीज़ें एक रेट्रिक की तरह नज़र आ रही हैं। हम अपने इर्द गिर्द, अपने इस खिते में देखें, तमाम दुनिया में देखें तो ह्यूमन राइट्स मुझे लगता है कि अवेयरनेस की हद तक तो ठीक है, शायद रिलीफ की हद तक भी ठीक है, नेगोशिएशन की हद तक भी ठीक है, तकारीर की हद तक भी ठीक है, टेक्निकल कैपेसिटी जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के अदारे हैं उसकी हद तक भी ठीक है, लेकिन इन रियल टर्म्स अगर हम देखें कि खत्ते में ह्यूमन राइट्स इन टर्म्स ऑफ पीस, टॉलरेंस, लोगों को उनकी शहरियत का हक, वो अपनी एक आज़ाद रियासत में एक आज़ाद शहरी की तरह रहना और उनके ऊपर किसी और स्टेट का इन्फ्लुएंस ना होना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि अभी तक हम उसमें बिल्कुल किसी हद तक भी कामयाब नहीं हुए और ये बिल्कुल एक अक़वाम मुत्तहिदा, एक उसको पॉलिटिकल कह लें, इकनॉमिक कह लें, पावर इम्बैलेंस कह लें, इसको एज अ टूल यूज़ करना कह लें, तो अभी तक ह्यूमन राइट्स की जो मटेरियलाइजेशन है या रियलाइजेशन है वो रियल सेंस में हमें नज़र नहीं आती। सिर्फ हमें एक लेवल होता है जिसमें अवेयरनेस रेजिंग क्रिएट करना, इस पे बात करना, तमाम ममालिक में सेलिब्रेशंस करना, तो इससे आगे हम अलामती तौर पर ये दिन क्यों मनाया जाता है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट यही था। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ के भी तमाम दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 थी, उसके बाद एक पीस हो, ह्यूमैनिटी हो, क्रॉस बॉर्डर किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और ये अपना एक रोल प्ले करे। लेकिन अगर अभी तक अगर हम देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा की जब से वो बनी है अब तक, तो सिवाय रिलीफ और असिस्टेंस के बाकी अगर अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करें तो अभी तक हमें कहीं कामयाबी नहीं नज़र आई, बल्कि जो मैंडेट था कि उसने ममालिक के दरमियान भी एक जो जस्टिस है उसको सर्व करना है, तो उससे हट के अब इकनॉमिक बेनिफिट्स, पॉलिटिकल बेनिफिट्स, अब ये एक टूल की तरह अक़वाम मुत्तहिदा यूज़ होता है। जहाँ चाहो पाबंदियाँ लगा दो, जहाँ चाहो सैंक्शंस लगा दो, जहाँ चाहो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के नाम पे रिपोर्ट्स इशू कर दो और फिर उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप उस कंट्री को आप स्टिग्मेटाइज करो। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हमने इसको एज अ टूल भी यूज़ करना शुरू कर दिया और वेस्ट बिलखुसूस और ये बिल्कुल एक सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ, पावर इम्बैलेंस के साथ ये यूज़ हो रहा है और इस पर हमें बहुत बात करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आप हमारे खिते में देख लें, कश्मीर का हाल देख लें कि कश्मीर को आज कितने 55 से ज़्यादा करारदादें हो चुकी हैं, मकबूजा कश्मीर जो है, और उसको अब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई जेल इस वक्त दुनिया में मौजूद होगी जहाँ पे खुले आम आए दिन रोज़ाना वहाँ की नौजवान नस्ल जो है उसको शहीद किया जा रहा है, बच्चियों की असमत दरी की जा रही है,
औरतों को जिस तरह से उनके उनके सामने उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनके ऊपर सेहत का हक, तालीम का हक, उनके मुआशी अगर देखें उनको बिल्कुल उनका इस्तेसाल कर दिया गया है। हमें नहीं लगता कि वो किसी भी स्टैंडर्ड से उनको ह्यूमन राइट्स के किसी भी स्टैंडर्ड पे वो बेचारे पूरे उतरते हैं। उनको तो शायद अब ये भी नहीं मालूम कि वो इंसान है। जिस तरह से उनको ओवरऑल हमने हर तरह से एक जेल में धकेल दिया है, ऊपर से कोविड का जो इम्पैक्ट आया उसका बहाना लेके उनको मजीद धकेल दिया गया। तो अगर हम इस सब पर्सपेक्टिव में अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने खत्े को ही देखें, बाकी दुनिया के ममालिक को देखें, तो मेरा लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब रिविजिट करना चाहिए अपना। बिल्कुल। अच्छा एम्बेसडर साहब, क्योंकि मैंने जनरल साहब के पास भी जाना है, बड़े अहम तस्वीराती सवाल हैं आज आप दोनों के लिए मेरे पास, लेकिन एक सवाल जो कि मैं समझता हूँ कि एक ज़िमनी सवाल बनता है। अफशन तहसीन साहिबा ने कहा कि एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसल। अगर तो इस इदारे ने, इस ज़ेली इदारे ने अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी साख खो दी, क्रेडिबिलिटी ना रही, एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया, तो फिर इसको बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर इस पर इतना वावेला मचाने की क्या ज़रूरत है? इंसानी हुकूक की जो पामाली वेस्ट में होती है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, बदकिस्मती से हमारा मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं जो है ऐसा रोल प्ले कर जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इंसानी हुकूक के हवाले से या हमारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक के हवाले से जो इंसानी हुकूक की बातें होती हैं वो तो पूरी दुनिया में पहुँचाता है। लेकिन वेस्ट में आप भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, जितने इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती हैं, अमेरिका में कितनी इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती हैं, उस पर एक मुजरिमाना खामोशी जो है वो इख्तियार किया है यूनाइटेड नेशन की इंसानी हुकूक कौंसल ने। क्यों सर? डॉक्टर साहब, असल में मसला ये है कि इंसान ही नहीं होंगे तो इंसानी हुकूक की बात कौन करेगा। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से अभी इस कुर्राए अर्ज़ पे इंसान मौजूद है, इसीलिए इंसानी हुकूक की भी बात हो रही है। अगर आप पिछले 30 साल देखें और उसमें 20 साल शामिल करें जो कि अमेरिका बहादुर ने अफ़गानिस्तान में गुजारे हैं, तो आपको समझ आएगी कि इंसानों से ज़्यादा कीमती हैं इंसानी हुकूक। ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है समझने का कि आप इंसानों की तो परवाह कर नहीं रहे। इंसानों से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर के इंसान जो हैं, पूरी दुनिया के इंसानों को ले लीजिए। इंसानों को तो आप खातर में ला नहीं रहे, इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा यानी अफशा बीबी से और आपसे भी कि इसको एक टूल के तौर पे ये नहीं कि इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बनाया ही इसलिए गया था कि इसको इस्तेमाल किया जाए। ये रखी जाती। मसलन आप यानी डेमोक्रेसी, अभी तक समझ नहीं आई डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करते हैं आप, बताइए। जो बाइडेन मुझे अमेरिका भी सीख रहे ना सर, अभी एक डेमोक्रेटिक समिट उसने बुलाया, भी वो सीखने जा रहे हैं। उस पे आराम से बात करेंगे, यानी उसके लिए आपने कहा था तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे। देखिए, आपने ये जार्गन्स बना लिए हैं। टेररिज्म है, टेररिज्म की डेफिनेशन अभी तक यूनाइटेड नेशंस में मिल के कंसेंसस से नहीं की गई कि टेररिज्म क्या होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करके कितने ही ममालिक को तहबाला कर दिया गया। इसके साथ डेमोक्रेसी, जमहूरियत, भाई है क्या, और क्या मेरे लिए जरूरी है जमहूरियत? क्या मेरे इंसानों, मेरे यानी 20-22 करोड़ अवाम के लिए क्या जमहूरियत ही रह गई है? और वो वाली जमहूरियत जो कि आप समझ रहे हैं, इसी तरह से इंसानी हुकूक, इनकी मर्जी आती है और इनसे मुराद है मेरी वेस्टर्न पावर्स, इनसे मुराद है हर वो कंट्री जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है जो किसी ना किसी वजह से इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। इनका जब दिल चाहता है ये इंसानी हुकूक की बात करके वहां पे सैंक्शन लगानी है, वहां पे कदगने लगानी है, वहां पे रुकावटें डालनी है, वहां पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर किस्म की सिफारती, अगर आपने वहां पे रुकावटें डालनी है तो इंसानी हुकूक आपके काम आते हैं। असल में मसला ये है डॉक्टर साहब कि इस तरह की चीजें यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाई गई थी, लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाई गई थी, ये इस तरह के फोरम्स बनाए क्यों जाते हैं? ये मसाइल का हल करने के लिए नहीं होते, ये उन मसाइल का हल करने के लिए होते हैं जो उनके अपने होते बाद में पेश आते हैं और उन्होंने खुद करने होते हैं। अच्छा, वैसे नजम साकिब साहब, आपने एक बात की थी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। आपने ये कहा था कि ये जो टेररिज्म है ये क्या है, अभी तक जो है वेस्ट को नहीं सर बताया ना। सर मेरी बात सुने, वो उसको डिफाइन कर लिया है, उसकी बड़ी अच्छी अंदाज में तशरीह की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। नहीं, देखिए एक चीज होती है, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खास तौर पे डॉक्टर साहब बैठते हैं ना सारे ममालिक, तो किसी एक चीज़ पे अगर डिफाइन करना है, उसकी तारीफ ढूंढनी है, तो सारे मिल के करते हैं। वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, बड़ी सी स्क्रीन सामने होती है, उसमें उस पर यानी
एक मुल्क जो है वो आइडिया देता है जी टेररिज्म ये है, दहशतगर्दी इस तरह की होती है, दूसरा मुल्क आता है कहता है नहीं जी इसमें ये लफ्ज ठीक नहीं है, तो एक कंसेंसस होता है और फिर उसके बाद उसको मान लिया जाता है कि फर्ज करें अगर दहशतगर्दी की बात है तो ये इसकी तारीफ है, ये इसकी डेफिनेशन है। इस वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ मुझे नहीं पता कि यूनाइटेड नेशंस में इस लफ्ज की सही तौर पे यानी डेफिनेशन बना दी गई है। क्यों नहीं बनाई गई? ठीक है, इसलिए कि खिड़की खोली रखनी है, बिल्कुल। इसलिए कि उसमें किसी भी चीज को टेररिज्म करार दिया जा सकता है और किसी भी चीज को टेररिज्म करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए खिड़की खुली है। इसी हवाले से यही हाल डेमोक्रेसी का है, यही हाल ह्यूमन राइट्स का है। बिल्कुल। अब ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये जो इस वक्त हमें बार बार जो है वो टेररिज्म के हवाले से तो इंसानी हुकूक की बात भी डेफिनेटली इसके अंदर आती है। ये जो वाइट सुपरमिस्ट हैं, स्याह फार्म सफेद फार्म का जब आपस में वो, हम तो अब वो नहीं लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लेकिन वैसे ही वो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा होता है, एक दूसरे को मारा जाता है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ब्रिगेडियर साहब आपने देखा होगा कि तालिब इल्म जो है वो के वार करके या बुलेट से मतलब अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, क्लास फेलोज को मार देते हैं। वो तो किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी को हम जहां तक समझते हैं दहशत फैलाना इस दहशतगर्दी। तो क्या वेस्ट में इसका मयार कुछ और है? क्योंकि इंसानी हुकूक का आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। कश्मीर में रहने वाले क्या इंसान नहीं है? नाइजेरियन इंसान नहीं है? इथोपियंस क्या मुसलमान नहीं है? पूरी दुनिया में क्या म्यांमार में रहने वाले इंसान नहीं थे? देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ले लें, यूएस ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग ले लें, यूरोपियन यूनियन ले लें, दीज आर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू ट्विस्ट आर्म्स ऑफ वीक कंट्रीज। और वो बड़े ममालिक जो हैं वो अपनी मर्जी के फैसले कराने के लिए, जैसे भी बात हुई थी लीग नेशन के बाद फेल हो गई, फिर 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाया गया, मुल्कों के तस्वीर हल्के जंग न की जाए, सब बातें खत्म। आपके सामने इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान आप देख लें, हर तरफ देख लें, ये सिर्फ उनकी मर्जी के फैसले कराने के लिए। अदरवाइज आज के दिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्लैप है, ये इतने बड़े ह्यूमन राइट चैंपियन जो बनते हैं यूरोपियन यूनियन वाले, यूनाइटेड नेशन, यूएस, कि कश्मीर में क्या जुल्म बर्बरियत हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ लिंचिंग कैसे हो रही है। फिर उसके बाद जो 20 साल ये अफगानिस्तान में रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने पूरी नस्लें दो तकरीबन जो है 4 डेकेड्स के अंदर जो उन्होंने तबाही वहाँ पर मचा दी, और अब औरतों के हकूक़ की बात कर रहे हैं, पैलेट गन जिस तरीके से औरतों को वो ब्लाइंड किया जाता है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की हम पाकिस्तान में टेररिस्ट को, APS के बच्चों के कातलों को, टेररिस्ट को जब सजाए मौत देते हैं तो ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग ये खड़े हो जाते हैं। बांग्लादेश में 90 साल के लोगों को, जमात इस्लामी के लोगों को सहन किया जाता है, कोई बात नहीं करता। तो इससे आप ये देख लें डबल स्टैंडर्ड्स क्या है। इसलिए इन बातों को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें अपने मुल्क के वसीतर मफाद में जो काम करना होता है वो हमें करना चाहिए। You are right. आई थिंक नाउ इज द टाइम कि आप अपने आप को देखें, हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे नॉर्म्स, हमारी सोसाइटी, हमारी कस्टम, हमारे इस्लाम हमें क्या करता है, हमें उसके हिसाब से चलने की ज़रूरत है। इनकी कोई रेलेवेंसी नहीं रह गई है। अगर रेलेवेंसी होती तो 370-35 जैसे रिवोक किया, बिल्कुल, तो वहाँ यूनाइटेड नेशन में देख लें कैसे वीटो किया गया, फ्रांस ने कर दिया। फ्रांस ने ख़वातीन जो पर्दा होती हैं उनका पर्दा खींच लिया जाता है, उनका नकाब खींच लिया जाता है। ये ह्यूमन राइट्स नहीं है। इस्लाम अपने हर रिलीजन को जो अपने ऑब्जर्वेंस है, जो आपने करना है वो आपको इजाज़त नहीं है, तो क्या ये इस्लाम है? जैसे हॉलैंड में है, कई जगहों पर है कि वहाँ पर और जो बुर्का लेके बाहर नहीं निकल सकते, हिजाब लेके नहीं निकल सकते। तो ये चीज़ें हमें इनकी छोड़ तो ब्रिगेडियर साहब ये तो हाँ। मजहबी आज़ादी के बिल्कुल बरखिलाफ है, जैसा आप कह रहे हैं कि क्योंकि ह्यूमन राइट्स का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानी हुकूक काउंसिल को डील करती है, जेनोसाइड वॉच और इन सबको मिला के, ये मजहबी आज़ादी जो है इसमें बड़ा एक अहम फैक्टर है, और जितने उनके आर्टिकल्स हैं उसमें बार बार मजहबी आज़ादी की बात की जाती है। तो मजहबी आज़ादी को लेकर वेस्ट की भी अगर हम बात करें, वहां पे फ्रांस का भी आपने जिक्र किया, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो तो मजहबी आज़ादी के नाम पे एक धब्बा है, यानी वो तो किसी को भी सिवाय मखसूस ब्राह्मण्स के किसी को भी मजहबी आज़ादी नहीं दे रहा। तो वहां पर अगर दुनिया खामोश है तो फिर हमारा क्यों तकिया होता है सर इन ऑर्गेनाइजेशंस पे? इसलिए होता है कि उन जिसकी जरूरत है, जो उनका टूल है, जिससे इंडिया है, इज अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिकन अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ आपने देखा क्वाड ग्रुप बना लिया। फिर उसके बाद जो ममालिक भी चाइना को सपोर्ट करें, दे आर ऑल्सो ऑन द टारगेट इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और ये वजूहत है जिसकी वजह से हम ये बात करते हैं कि ये इनको जे भी नहीं देता,
बिल्कुल आपके सामने जो EU रजिस्ट्रेशन फॉर लैब के बाद 50 यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग इंडिया उठा के ले गया कश्मीर में, अपनी वर्दी के फैसले वहां से दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि वो उनके लाइक माइंडेड थे और वो उनको इस्तेमाल कर रहा था। जहां से ये इंडियन क्रॉनिकल ने निकाल दी, इनको पकड़ेगा कि ये 15 साल से क्या कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अभी हमें सोचना नहीं चाहिए, ना इसका कोई हल होगा। यूनाइटेड नेशंस इज नो मोर, इट इज ओनली टूल फॉर आर्म्स ट्रस्टिंग ऑफ वीक कंट्रीज, वीक नेशन, जिससे वो करना चाहते हैं बड़ी ताकतें जो 2-3, वो भी यूरोप की, चाइना, रशिया, दे आर नॉट इन्वॉल्व, बेसिकली दे आर 3 बिग पावर जो इसको सारा कुछ कर रहे हैं। इसलिए बात यह है कि हमें पॉलिटिकल स्ट्रांग होना है, हमें एक इस्लामिक मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, हमने इकोनॉमिक तरक्की करनी है सीपे के थ्रू, जो हमें नहीं करने देते। इसलिए अगर हम कर लेंगे तो हम अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से निकल जाएंगे। अभी IMF वर्ल्ड बैंक की आपने कंडीशन देख ली, जो ये भी सारा FATF देख लिया, दीज आर ऑल आर्म्स ट्रस्टिंग। इसलिए हमें अभी देखें टर्की को भी ना डाल दिए ह्यूमन राइट्स इसके अंदर, FATF के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझने की, हमें अपने मुल्क में एज ए यूनाइटेड रह के, एज ए कोहेसिव फोर्स रह के, हाइब्रिड वॉर को डिफीट करके हमने अपने मुल्क की तरक्की करनी है, और ये एक हमारी डायरेक्शन फोकस्ड होनी चाहिए, यही हमें आइंदा के लिए आगे लेके जा सकती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अब अफसर साहब ये बताइएगा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब की एक बात तो बड़ी बहुत खूब उन्होंने की कि हमने अपने मसाइल का हल खुद तलाश करना है और हमने इन पे ज़्यादा तकिया नहीं करना। हमें एक डेफिनेटली कलामती तौर पर भी करना पड़ता है और एक लीगल उस पर भी, क्योंकि हम सिफारती आदाब को भी मद्देनज़र रखते हैं। और मैं क्योंकि इन्वेस्टर साहब से भी कुछ सिफारती आदाब के हवाले से कुछ आज बात करूँगा, मुस्कुरा भी रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आप देख रही हैं। ये बताइएगा कि 12 साल मोदी ने गुजरात में मुसलमानों को जिंदा जलाया, उनके घर, उनके अमलाक जो है उनको नजर आतिश किया। त्रिपुरा में अभी हमने देखा कि मसाजिद पर उनको शहीद किया गया, हमले किए गए, लोगों को कत्ल गारत किया गया। फिर वेपन ऑफ बाबरी मस्जिद का देख लें, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक के साथ क्या कुछ होता रहा, बाद में सॉरी कर दिया। अफगानिस्तान आए 20 साल गुजारा, उसके बाद उनको सॉरी लगा और ये कह रहे थे जी इस जंग में वैसे ही हम ख्वाम में कूद पड़े। अब बाइडन ने ये बात कहा, तो जस्ट SORRY ही काफ़ी है इस ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि बस वो कह दें तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन खामोश हो जाएगी। इस पर क्यों इतनी खामोशी है? हिंदुस्तान तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ब्रिगेडियर साहब ने बहुत खूबसूरती से एक खुलासा बयान कर दिया है कि किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा अपने लाइक माइंडेड जो ममालिक हैं, या US जो है अपने लाइक माइंडेड ममालिक के साथ मिल कर के तमाम दुनिया में मुख्तलिफ़ ख़ितों में डिस्टेबलाइजेशन कर रहा है। यहाँ पे इंडिया हमारे ख़िते में मौजूद है और खुले आम जिस तरह से वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रही हैं, मज़हब की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और जिस तरह से एक सेकुलर इंडिया कभी हम सुना करते थे और अब तो मुझे नहीं लगता कि कभी इंडिया वापस अपनी रियल शेप में आएगा। तो उस पर ना सिर्फ खामोशी है बल्कि उसके साथ साथ जो बाकी हमारे अदर ममालिक हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक्सप्लॉइट करके और उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो इस वक्त हमें ये देखना है कि जैसे इन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इज़ नो मोर, इट्स अ बिग एक्सप्लॉइटर, और वो इसकी जितने भी हम अगर कारकर्दगी देखें तो हमें तो नहीं नज़र आता कि उसने कोई मस्बत रोल प्ले करना है। इसी को सामने रख के अब हमने जो होमवर्क करना है कि हमने उनको कोई वीकनेस नहीं देनी, अपने मुल्क पे फोकस करना है, अपने खिते के जो नेचुरल इत्तेहादी हैं उनको लेके चलना है, और वो तमाम जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको हमने इन प्लेस करना है, अपने आप को इकनॉमिकली स्ट्रेंथन करना है। और ख़ासकर हमारे यहाँ जिसका फ़ायदा उठाता है, चाहे वह अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू आवाज़ उठाई जाए, अमेरिका हो, इंडिया हो या इसके इत्तेहादी हो, कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की छोटा सा जो किस्सा है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको मुख्तलिफ फोरम्स पे लिया जाता है। कभी GSP+ से प्रेशर आ रहा है, कभी FATF से आ रहा है, कभी अक़वाम मुत्तहिदा से आ रहा है। तो हमें भी इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपनी नॉलेज बेस को, अपनी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ हमने इस चीज़ को एड्रेस करना है। हमारी भी जो कैंपेन्स होनी चाहिए वो उनके बराबर उनके प्रोपेगेंडा को जो है वो एड्रेस करें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जितना ज़्यादा हम अंदरूनी तौर पे स्ट्रेंथन होंगे उतना ज़्यादा हम इस तरह के मसाइब का। अच्छा, इसमें एक अफसर साहब एक बड़ी अहम बात की थी, फ्रांस का जिक्र भी किया। अब हमें फ्रांस के जो सदर हैं इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर भी हैं, तो हम तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बड़ा क्लोजली वॉच भी करते हैं। ये भी बताइएगा कि फ्रांस में अगर नकाब जो है वो ज़बरदस्ती किसी खातून से खींच लिया जाए तो क्या ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या फ्रांस में जब मसाजिद बनाई जा रही थी और मजहबी आज़ादी की बात की जा रही थी तो फ्रांस पर मसाजिद पर पाबंदी हुई, फिर कुछ जमातें वहाँ पे गई, कोई तबलीग का मामला चला और थोड़ी अवेयरनेस हुई और फिर कुछ मसाजिद जो है वो, लेकिन अब जाकर ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि जी आपने नकाब पहनना है या नहीं पहनना।
तो क्या ये भी इंसानी हुकूक नहीं, की खिलाफ वर्जियों में है? बिल्कुल ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि यहाँ मजहबी हमारे- आज़ादी की भी खिलाफ- मजहबी बिल्कुल आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमारे यहाँ एज अ बैरियर लगा दी जाती है, एज अ स्टिग्मा लगा दी जाती है, एज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन लगा दी जाती है, लेकिन जब उन ममालिक में कोई बात आती है तो बिल्कुल खामोशी है, उसके ऊपर कोई टॉक नहीं है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उसके ऊपर कोई अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेटमेंट नहीं आती है और एक खामोशी का आलम तारी होता है। तो इसी चीज़ को हमने समझना है कि अब हमें आने वाले वक्तों में जिस तेज़ी से दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, तो हमें देखना है कि अगले 10, 15, 20 सालों में, खासकर अब जब हम सी पैक की बात कर रहे हैं, खित्ते में तब्दीलियाँ आनी हैं, हमने ग्रो करना है, तरक्की करनी है, तो हमने इन चीज़ों को किस तरह से देखना है। तो अवाम को भी अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम को भी ये समझ जाना चाहिए कि इंटरनली जो बहुत डिवाइड, डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे और मुख्तलिफ जो सेक्ट्स के नाम पे है, अब इसका शिकार ना ही बने तो अच्छा है। और ये जो अवाम को जो रिएक्टिव अप्रोच की तरफ ले जाना है, सोशल मीडिया के थ्रू एक हाइब्रिड वॉरफेयर का जो सामना है, पाकिस्तान की चीज़ों को मल्टीप्लाई करके, जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमारे नौजवानों को जिस तरह भड़काया जा रहा है, तो ये चीज़ें अब हमारी अवाम को भी समझनी चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी अवाम है, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से अब ये पिछली दहाइयों से इस खित्ते से हमें कोई नए दौर का आगाज़ नए करना दौर की चाहिए। तरफ बढ़ने, ये बड़ी आपने अहम बात की। एम्बेसडर साहब, वैसे आपको मुबारक हो, हमने सिफारती आदाब को मद्देनजर रखते हुए, बैनुल अक़वामी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए हमने इस डेमोक्रेटिक समिट में जाने से इनकार कर दिया है। माजरत की है सर, हमने कहा जी हमने इस डेमोक्रेटिक समिट में चीन और अमेरिका के दरमियान किसी सर्द जंग का हिस्सादार नहीं बनना, क्योंकि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि 90 साल एक बूढ़े शख्स को फांसी दे दी जाती है, तो वहाँ पर भी हम बैनुल अक़वामी कवानीन की बड़ी पासदारी करते हुए खामोश रहे। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई राइट ऑफ अपील, कोई जनाब हमारे लिए या उस इंसान के लिए जो 90 साल बूढ़ा था, उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है वो तो कोई हमें मतलब यही दरख्वास्त इतना नहीं समझा। जी हाँ देखिए जी सर। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं 1-2 मिनट लूँगा इस बात पे कि आर्म ट्विस्टिंग होती है, इसमें हैरानी की क्या बात है। और ये आर्म ट्विस्टिंग जो है यूनाइटेड नेशंस हो या पावरफुल आपकी कुव्वतें हैं वो हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, किसने किसकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं की। और मज़े की बात ये है कि आपस में भी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वेस्ट वाले सिर्फ ईस्ट की आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। इस वक्त चाइना अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, अमेरिका चाइना की कर रहा है। ये तो उस वक्त से हाबील काबील के ज़माने से लेकर अगर आप आज आए, असली मसला रूसों ने कहा था कि पहली लड़ाई उस वक्त थी जब एक शख्स ने दूसरे से ये कहा दिस इज माइन। ठीक है, पहले तो ये तय कर ले कि ये कोई आज की बात नहीं है। आर्म ट्विस्टिंग तो होगी, जब तक आर्म्स हैं आपके पास तो आर्म ट्विस्टिंग तो होगी। सुपरमेसी की लड़ाई है। दूसरी बात ये है कि हमने क्या करना है। देखिए, आपने अभी हमने इसी यानी महफिल में इसी यानी फोरम पे सुना कि जी फैटफ की यानी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, यूनाइटेड नेशंस कर रही है, जीएसपी प्लस का मसला है, आईएमएफ हमारी आर्म ट्विस्टिंग करता है, वर्ल्ड बैंक हमारी आर्म ट्विस्टिंग करता है, अमेरिका हमारी आर्म ट्विस्टिंग करता है, और तो और हिंदुस्तान हमारी आर्म ट्विस्टिंग करता है। यार ये क्या काफी है ये कहना? बस ये आपने सुन लिया कि आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, और बाबा आपने क्या करना है? तो मैं 1-2 बातें आपको बताता हूं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले तो जरा इस ख्वाब की सी जो ख्वाबीदगी की सूरत हाल है ना, इसमें से निकलिए। क्या अल्फाज हैं आपके? सबसे पहले निकलिए इसमें से। ये दुनिया और दुनिया है, इसमें हक का मतलब हक नहीं है, सच का मतलब सच नहीं है, झूठ का मतलब झूठ नहीं है। माइट इज राइट है। इस दुनिया में पुराना असूल चल रहा है जो आपने अभी बताया ना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बात खत्म। अब यह है कि हमने, मुझे याद पड़ता है जनरल साहब हमारे जो बाजवा साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब, ये कुछ महीने पहले इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था। उस सिक्योरिटी डायलॉग में और भी बातें हुई, लेकिन जो बेसिक बात उसमें से निकली दैट वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमने अपने घर को दुरुस्त करना है। सवाल यह है कि पता तो हमें चल गया, कब करना है, किसने करना है, किन किन जगहों से शुरू करना है, और अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? ये जो रोना पीटना है ना कि देखिए जी हमें वहां पे भी हमारे आर्म ट्विस्टिंग हुई, यहां पे भी हुई, इससे आपका यानी एक, इसको हम कहते हैं यानी आप विक्टिम बनते हैं। जब आप विक्टिम बनते हैं आप वीक होते हैं। जब सर, आप ये weak कंसिस्टेंट होते हैं, हमारी जो है डिप्लोमेसी है ना सर। देखिए ये विक्टिम कार्ड आप छोड़ दीजिए कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। मैं उसकी मिसाल देता हूं। फैटफ ने जो आप पे किया या जो जीएसपी प्लस के लिए कर रहे हैं, आप वो हरकतें क्यों करते हैं कि आप आगे नहीं आपके पीछे फैटफ पड़े?
आपने वो सारे कवानीन वक्त पे क्यों नहीं बनाए? आपने मनी लॉन्ड्रिंग पे सही वक्त में कवानीन बना के उनको प्रोमलगेट क्यों नहीं देखिए किया? नजमुल साकिब साहब, यहाँ मामला कुछ और है। मामला हम ये नहीं कह रहे, हम मसावी की बात कर रहे हैं। अब डील आते किस हैं- तरह किया जा रहा है, अब आते हैं, हिंदुस्तान को क्यों नहीं देखा जा रहा? खुद अमेरिका जो है, ये देखे, ये देखे ना वही सर, बात, नहीं तो हिंदुस्तान को नहीं अब देख आप रहे मुझे वो। कहेंगे कि आप क्यों, आप भी जो है ऐसी शोर मचा रहे हैं वैसे। देखिए हिंदुस्तान अभी एक आई है, कोई चंद हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई है, एंथनी ब्लिंकन ने वो किया रिलीजियस फ्रीडम पे। वो मैंने डिटेल में पढ़ी। उसमें हिंदुस्तान के नीचे लिखा हुआ है कि इन्होंने सत्यानाश कर दिया है इसका, यानी रिलीजियस फ्रीडम का। माइनॉरिटीज के हुकूक के बारे में लिखा है कि वो गसब हो रहे हैं, फलाना फलाना हो रहा है। लेकिन क्या किया है उन्होंने? उनको ब्रैकेट नहीं किया। पाकिस्तान को उन्होंने लिखा है कि हाँ जी यहाँ पे यानी अगवा होते हैं, फलाना होता है माइनॉरिटीज के खिलाफ वगैरह वगैरह, अहमदी वगैरह वगैरह, और साथ ही ब्रैकेट कर दिया कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी ये एक खुसूसी तशवीश के हामिल ममालिक में पाकिस्तान को शामिल किया। हिंदुस्तान में उससे ज्यादा हैं लेकिन उनको शामिल नहीं किया। यहां पे आपको पता लगेगा ये जो डबल स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं, जब हम डबल टॉक की बात करते हैं। अब मेरा क्या काम है? मैं अमेरिका से जाके कह सकता हूं देखिए जी आपने ये ठीक नहीं किया, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मुझे अभी बताइए, कल को हिंदुस्तान टूट जाता है, जो कि टूटना है उसने, एक दिन हिंदुस्तान टूट जाता है, इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? मैंने अपने घर को खुद ठीक करना है, मैंने अपने अवाम का साथ दे के अवाम की सर हम क्या प्रॉब्लम्स को करें जब वो देखें। खुद ही तोड़ रहे हैं मुल्क को? वो तोड़ रहे हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनका तो तारीख में नाम लिखा जाएगा। एक आता है प्राइम मिनिस्टर जिसने के अच्छी भली बनी हुई बात को बिगाड़ के, एक था मोदी, एक था मोदी, और उसके बाद आली पे क्या गुजरी, और उसके बाद कहानी जो है वो खत्म होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, हाँ। सजना भी मर जाना। लेकिन इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? सिवाय सर, हम इसके- तो वैसे भी सिवाय किसी इसके मुल्क कि के लिए- रोजाना की चक चक पख पख खत्म हम हो तो सर जाएगी। हमेशा का पुरअमन हमसायगी की बात करते हैं। हमने कब तोड़ने की बात की? हम हमने बोलते हैं जब जी आप तक- अपने अमाल दुरुस्त करें, देखें। आप जो है अच्छे हमसायों की तरह रहें। हम आज भी कहते हैं कि जी हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन आप बीच में से ये चीजें, आर्टिकल 370, इंसानी हकूक, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बाबरी मस्जिद, इस तरह के वाकयात जो हैं, इससे आप जरा- पे डॉक्टर साहब ईंटें फेंकता है ना कोई, हाँ, एक तरीका है कि उस पे जख्मी हो आप, वो जमा करके तो उसको वापस फेंके। एक तरीका ये है कि मेरे पे ईंटें फेंकी जा रही है, मैं उसका मकान बनाता हूं। आपने जी ये जो हमले हो रहे हैं ना, ईंटों आप से पे मकान बनाएंगे, जो economic- पत्थर हैं वो वापस मारेंगे हम। ये वो नहीं, वो बात की बात है। हाँ। पहले तो ये देखें आपकी इस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल क्या है। सही बात। आपकी इकोनॉमिक सूरत हाल जब तक ठीक नहीं होगी, तकरीर मुझसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने तकरीर करके आई, तालियां बजी जी, बाजी वाह, एम्बेसडर साहब ने कमाल कर दिया। तकरीरों से नहीं बात बनती। आपने अपने अमाल को ठीक करके सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। बिल्कुल। और उस इकोनॉमी को जब ठीक करेंगे, आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा, फिस्कल पोजीशन आपकी ठीक होगी, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, रुपए की कीमत बढ़ेगी, और उस वक्त आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। वैसे ब्रिगेडियर साहब, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, डॉक्टर साहब खत्म कर रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, उस वक्त ना आपके पीछे को फैटफ पड़ेगा, ना ही जीएसपी प्लस की तो आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। आप अपने ओन पे होंगे और इंशाल्लाह ताला खुशहाली का पहला दिन होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो फेटफ का अब जिक्र आ ही गया, जिक्र छेड़ ही दिया, मैं जरा दोबारा आपके डेमोक्रेटिक समिट की तरफ भी आऊंगा। ये जो मैंने फेटफ को जितना पढ़ा, इस पे जितने शोज किए, आप भी उसमें हमारे साथ रहे हैं, एम्बेसडर साहब भी काफी हद तक जो हमारे साथ शोज का हिस्सा रहे हैं। फेटफ को जब मैंने पढ़ा तो उसमें फेटफ को बनाने वाले, फेटफ के कर्ता धर्ता सबसे बड़े टेरर फाइनेंसर्स हैं। आप हामिद करजई की स्टेटमेंट ले लें, आप शुमाली कोरिया के जो सरबराह हैं उनकी स्टेटमेंट्स को याद कर लें, मैक्सिकन जो हैं जिनकी खबरें ही नहीं निकलती हैं उनसे पूछ लें। पूरी दुनिया में टेरर फाइनेंस कौन कर रहा है, और वो ही फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी रखते हैं। हमें ये प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारे साथ हेल्प नहीं करेंगे। क्या वाकई फेटफ अगर हमें ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो ये खतरा लाहक है हमें? देखें, बात यह है कि फाइनेंशियल ये ग्रे लिस्ट इज नॉट एन इशू। बात यह है कि ग्रे लिस्ट में आपको डाला क्यों गया और उसके बाद निकालने का हल क्या है। आज आप अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लें, उनको अपने बेसिस दे दें इस्तेमाल करने के लिए, ड्रोन वगैरह के लिए, आप उनकी लाइन पे चल पड़े, चाइना से दूर हो जाएं, सीपैक ना बनाएं। देखें नेक्स्ट मीटिंग में एफिडेविट यूर आउट ऑफ एंड यूर इन द वाइट लिस्ट। इंडिया ने 1.44 बिलियन डॉलर की, इनकी 40 बैंक ने फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग की है। क्या हुआ उनका?
उसने टर्की ने क्या किया, तो उसको डाल दिया एटीएफ के अंदर, जो कि उसका मेंबर भी है। सो ये बातें सारी हैं सिर्फ ये बातें अंडर प्रेशर और कोर्स करने के लिए। बात यह है कि हम इकोनॉमिक रिवाइवल चाहते हैं। अमेरिका, वेस्ट, इंडिया, दे डोंट वांट कि वी शुड हैव इकोनॉमिक रिवाइवल, बिकॉज मैंने जो बात की थी, इकोनॉमिकली जब आप रिवाइव करेंगे तो आप अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, यू विल नॉट गो डाउन टू IMF वर्ल्ड बैंक। इसलिए हम अफगानिस्तान में अमन की बात करते हैं, बार बार कर रहे हैं, और ये एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब बैठे हैं, दे शुड बी नोइंग कि कितना इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान में अमन। अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी, हमारा टापी मंसूबा जो है वो कामयाब हो जाएगा, चाइना बॉर्डर इनिशिएटिव बना लेगा, बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा, और अगर बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा, CPEC कामयाब हो जाएगा, हम इकोनॉमिकली रिवाइव कर देंगे। और फिर चाइना को बहुत बड़ा एडवांटेज है को जो अमेरिका नहीं चाहता। दीज आर द इशू जिसकी वजह से हमें उन्होंने अभी बिल्कुल साइड पर रखा हुआ है, एंड दैट इज द रीजन कि वो आपको इस वक्त बिल्कुल बाइडेन से बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब जाएं तो कहां जाएं, बात करें तो क्या करें? 9/11 के बाद हम गैर मशरूत तौर पर अमेरिका के इत्तेहादी बने। आपको याद होगा हम पे सैंक्शंस और मामलात, और फिर हमारा एक फंड था वो बंद कर दिया गया, कोलिशन सपोर्ट फंड बंद कर दिया गया, हकानियों का हम पर इल्जाम लगाया गया। ब्रिगेडियर साहब हम करें तो क्या करें ना? अब मतलब अगर हम अमेरिका के दोस्त बनते हैं तब भी वो ऐसे ही करता है। हमें अपनी आप को इनवर्ड वो जो बात हम कर रहे हैं, अपना घर तो ठीक करें। आप कम अज कम आप अपनी प्रायोरिटीज ठीक कर लें। अगर हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर लें, एग्रीकल्चर में नहीं इम्प्लीमेंट, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात है, उनसे एक टेक्नोलॉजी ले लें। जो मुल्क फूड में जो होता है सेल्फ सफिशिएंट होता है, ग्रेन फूड ग्रेन में, वो कभी भूखा नहीं मरता। ये आपकी पॉपुलेशन 80-85% तो आपकी गाँव में है, उनको क्या फर्क पड़ता है? गरीब लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? इट इज दिस ऑल आई में वर्ल्ड बैंक एवरीथिंग इज मेंट फॉर 5 to 10% पीपल। ये प्रायोरिटी है। जब आपके पास हमारे आई में वर्ल्ड बैंक से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लोग आके बैठ जाते हैं, वो ज़ाहिर है उन्होंने वापस आना है, वो उनकी प्रॉब्लम है। इसलिए आपको चाहिए अपने इंडिजिनस लोगों को लेकर आएँ, अपनी पॉलिसी मुल्क के लिए बनाएं। और दो चीज़ जो हम नहीं कर सके, और ज़्यादा PTI ने बड़ी कोशिश किया है, बट द होल माफिया इज अगेंस्ट हिम। हम पैसा लूटा वापस नहीं ला सके। FBR की करप्शन जिसमें 2-2.5 अरब रुपया एक साल में, सोचे कितना पैसा ये। एंड वी आर डाइंग फॉर मनी, एंड वी आर $500 मिलियन की हम वर्ल्ड बैंक के कितनी कंडीशन में ये 1 बिलियन डॉलर के लिए कर रहे हैं। ये हम नहीं करते इसलिए कि द सिस्टम इज सो करप्ट। एक PTI या फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आपके सामने इस वक्त माफिया, इस वक्त ऑपोजिशन, इस वक्त सोसाइटी, एवरीबॉडी इज गैंग्ड अप। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। बिल्कुल। हमारे ब्रिगेडियर साहब, माफिया को तो हम गवर्नमेंट्स ने जो है उसकी गिरद घेरा तंग करना होता है ना सर, अब माफिया पे तो नहीं छोड़ सकते सब। देखिए कैसे करें, बात ये ना कि आपके साथ आपका जब जुडिशरी आपके साथ ना हो, आपके मुल्क में नैब को काम करने नहीं दिया जाए, आपकी हर बात में स्टे हो जाए, आपके केसेस अकाउंटेबल कोर्ट पे चल रहे हैं और वहां पे रोज जज बदली हो जाए, व्हाट विल यू डू? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्योंकि हम मौजू से जरा हट रहे हैं, आपके लिए भी बड़ी एक खास खबर है, वो ये है सर, बल्कि आपको इस खबर के मुझसे ज्यादा पहले पता हो, हम तो तालिब इल्म हैं सर। इजराइल और हिंदुस्तान जो है ये अब डेमोक्रेटिक समिट में शिरकत करने जा रहे हैं और अमेरिका को जमहूरियत का मकसद और मतलब बताएंगे सर। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने क्यों कर, और मुझे बड़ी खुशी है कि फर्स्ट से पाकिस्तान ने बोल्ड स्टेप लिया, अच्छा इस डिसीजन लिया ये कि नाउ देयर न्यू ब्लॉक्स इमर्जिंग एंड वी शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पहले इस्लाम में भी है कि अपने नेबर में आप स्ट्रांग हो, अपने घर में रीजन में स्ट्रांग हो, जहां आपके पास 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, आपके पास फिर एक नया ब्लॉक इमर्ज हो रहा है। आपके साथ जिस तरह से वहाँ ताइवान को बुला लिया और चाइना को नहीं बुलाया, इसका मतलब अगर पाकिस्तान टेंड करता दे वांटेड कि हमारा CPEC की भी जाए भाड़ में और हमारे चाइना ताल्लुकात भी खत्म हो, जो हमारा बहुत टेस्टेड फ्रेंड है ये। और पाकिस्तान ने ये भी कहा कि वी वांट टू रिमेन एंगेज, वी सपोर्ट ऑल दीज थिंग्स, बट देन देयर इज अ सर्टेन थिंग। आपको बाइडन ने ये भी, हमने फॉरेन ऑफिस ने लिखा है कि जी हमें बाइडन ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से 1 साल से बात नहीं की है, जबकि ही हैज बीन टॉकिंग टू द होल वर्ल्ड, एवरीवन ही हैज बीन टॉकिंग अराउंड। व्हाट डज इट मीन? वाई शुड वी गो? एंड मेरे ख्याल में ये बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तान ने स्टैंड दिए इस दफा, जिससे आप स्टैंड लेंगे, यू विल बिहेव लाइक ए न्यूक्लियर कंट्री, ओनली देन पीपल विल लुक टुवर्ड यू। हम हमेशा पहले पनामा,
छोटे मुल्कों की तरह बिहेव करते रहे तो हमें उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई। ठीक। नाउ वी आर स्टैंडिंग एज इन द कॉमन नेशन एज अ सॉवरेन न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी हमें आपसे मिल रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नजमुल साकिब साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं फौरी फिर तौर मैं पे अफशान साहबा की तरफ बढ़ूंगा। हम लोग असल में मुआशियात पे चले गए। ये जो आपने डेमोक्रेसी की बात की है, ये कल शुरू हुई थी, ये आज इसका आखिरी दिन है। 2 समिट्स होनी है, ये पहली समिट है। पता ये चला मुझे जब मैंने इसकी इनवाइटीज की लिस्ट देखी कि बांग्लादेश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए उसको नहीं बुलाया गया, लेकिन श्रीलंका में और मालदीव में है, उनको बुलाया गया है। मुझे ये भी पता लगा, मुझे भी पता, मुझे ये भी पता लगा कि तुर्की में कोई कुछ नहीं हो रहा, तुर्की में पता नहीं किस किस्म की बादशाहत है, और हंगरी में भी जो है वो उनको नहीं बुलाया गया, और चाइना में भी। चाइना तो बाद की बात आती है ना, पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिंगापुर को नहीं बुलाया गया। यानी कि ऐसे ऐसे मुल्कों को छोड़ा गया जिनमें साफ पता लगता है कि क्यों। और इसमें आपको मैं बताऊं, 6 तारीख को मैंने, इसी महीने की 6 तारीख को एक अंग्रेजी अखबार में कॉलम लिखा था पूरे का पूरा इस डेमोक्रेसी के बारे में, और आखिर में मैंने ये कहा था कि हमें रिग्रेट कर देना चाहिए पोलाइटली। बिल्कुल। अब हुआ ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से हुकूमत ने रिग्रेट किया, लेकिन फैसला ठीक किया है। ठीक है। और उसकी 2 वजूहात बुनियादी हैं। नंबर 1, हमें पता होना चाहिए कि हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे हमें नहीं बुलाया गया। ये नहीं है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इतनी फर्स्ट क्लास है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को बुलाएं। दूसरा, ताइवान वहां पे है, चाइना नहीं है, और मुझे कोई जरूरत नहीं है चाइना से पूछने की अच्छा भी मैं उसमें जाऊं तो जाके मैं क्या बात करूं। आप अपने तौर पे भी, आप एक सॉवरेन कंट्री हैं, आप इस तरह के फैसले ले सकते हैं। और क्या आपके ख्याल में इसकी 3 चीजें थी डेमोक्रेसी की, ये जो समिट हो रही है, अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ और ह्यूमन राइट्स। आपके ख्याल में इन 2 दिनों में प्रेसिडेंट बाइडेन ने और इन सब ने मिलकर अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म कर देना है? पहले अमेरिका में तो खत्म करें, पहले अमेरिका में तो अथॉरिटेरियनिज्म खत्म करें, करप्शन खत्म कर देंगे, खत्म करें। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, करप्शन खत्म कर देंगे इन 2 दिनों में। पहले अमेरिका में तो करप्शन खत्म करें, उसके बाद आपने ह्यूमन राइट्स की बात की है, उस पे तो मैं सिर्फ ये 20 साल गिनवाऊंगा अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने गुजारे हैं, और जिस हालत में उन्होंने रखा और जिस हालत में छोड़ के गए। खुदा के लिए इन जार्गन्स को, इन नारों को, इन स्लोगन्स को छोड़िए, ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। नजमुल साकिब साहब देखिए, आप भी बहुत अच्छी तरह इस बात को समझते हैं। G7 का जो हंगामी इजलास बुलाया गया था, CPEC के मतबादल सिल्क रूट की बातें होती रही, फिर उन्होंने कहा कि यूरोप अब मिलकर जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो है डेवलप करने जा रहा है, फिर ऑकस बना, फिर क्वाड बना, ये उसी की कंटिन्यूटी एक नजर आ रही है। एम आई राइट ब्रिगेडियर साहब? मैं अफशान साहबा की तरफ बढ़ूंगा, क्या आप? जी एब्सोल्युटली। और ये नहीं है, बाकी पूरे जो गरीब कंट्री खासतौर अफ्रीकन कंट्री तबाह कर दिए। इतने हैवी टैक्सेस उन पे लगाए हुए हैं कि वो कभी लोन उतार नहीं सकते, वो कभी टैक्स पूरा ही नहीं कर सकते, ताकि वो सारा वहां से उनके नेशनल सोर्सेज लेके जाते हैं और उसके बाद वहां उन बेचारों को तबाह करके रख दिए। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है, इस्लामिक ममालिक को सबको रियलाइज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा अफशान तहसीन साहिबा, जमहूरियत का एक सुनहरी उसूल ये भी है कि उस मुल्क में मजहबी आज़ादी हो, वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली ना हो। तो मैंने इजराइल का और हिंदुस्तान का थोड़ा सा जिक्र कर लिया। बहुत सारे ममालिक है, क्योंकि जब मैंने भी पूरी रिसर्च की थी तो 15 से ज़्यादा ममालिक ऐसे थे जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जिनको नहीं बुलाया गया। लेकिन क्या वाकई ये जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर पूरा उतरने वाले ये ममालिक हैं जिनका जिक्र किया और इनको बुलाया गया डेमोक्रेटिक समिट? बिल्कुल भी नहीं। अभी जिस तरह से दोनों हमारे रिस्पेक्टेबल जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उन्होंने बड़े खूबसूरती से लॉजिक के साथ ये नरेट किया कि ये सब एक प्लान्ड गेम है जिसके अंदर एक फैक्शंस को क्रिएट किया जा रहा है और अपने इंटरेस्ट को जो है रजिस्टर किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि हम इस वक्त तमाम हमारे ऊपर सूरत हाल वाज़िया है कि पाकिस्तान अपने जो इस खित्ते के ब्लॉक को स्ट्रेंथन कर रहा है और अमेरिका उसके इत्तेहादी इसको सबताज करने के लिए मुख्तलिफ तरह के स्ट्रैटजीज़ और इस तरह के फोरम्स और इस तरह की मज़ीद और हमें लगता है कि मुख्तलिफ हीले बहाने से चला आ रहा है कि किसी तरह से इसको ब्रेक किया जाए। तो ये एक समझने की बात है कि हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली उनकी सक्सेस या उनका फेलियर प्रोपोर्शनल है हमारे इंटरनल फैक्टर्स के साथ, और हमें अपनी न्यूसेंस वैल्यू अब बिल्ड करनी है, अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है। सर्कल ऑफ कंसर्न से ज़्यादा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे हमें कंसंट्रेट करना है, और जितना ज़्यादा हमारा घर अंदर से मजबूत होगा, सीधा होगा, तो ये चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। और ये एक असूल है, ये एक दुनिया का असूल है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो विदाउट
एक स्ट्रॉन्ग Of इकोनॉमी course की नहीं कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें ये तो जहाँ पे भी पावर का इम्बैलेंस होगा, जहाँ पे भी वीकनेसेस होंगी, जहाँ पे कहीं पे भी वीकनेसेस होंगी, तो उसको दूसरे जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चाहे ममालिक हैं वो डेफिनेटली उसको अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए इस वक्त ये हाई टाइम है कि हम एक तरक्की के लिए हमने प्लानिंग भी कर ली है, हमारे पास फेवरिंग फैक्टर्स भी हैं, लेकिन इंटरनली चाहे वो हमारी इकॉनमी है, हमारी गवर्नेंस है, हमारे जो Political stability है, पॉलिटिकल democracy की- स्टेबिलिटी है, हमारा जो सोसाइटल इस वक्त एक चल रहा है, ये तमाम चीज़ों में हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना है, फाइंड आउट करना है, उनके ऊपर कैपिटलाइज करना है। बहुत, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा, एक ज़माने में मुझे याद है फूड क्राइसिस आया था और पूरी दुनिया उसका शिकार हुई थी, और पाकिस्तान उससे बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ में जैसे इतना कोविड अफेक्ट से नहीं निकले हुआ हम। था। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अभी भी ऐसी चीज़ें हैं बीइंग, जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। खिते का सबसे यंग कंट्री है इस वक्त पाकिस्तान, नौजवानों पे मुश्तमिल है, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ हमें अपनी सोच और अपना फोकस और अपनी स्ट्रैटेजीज को अलाइन करना है। नजमुल साकिब साहब, मेरी कंक्लूजन आपके नाम सर। खुशखबरी, मैंने खुदाफिज कहना है बस। खुशखबरी डॉक्टर साहब, उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं कि जी बड़ी कमज़ोर है और हम ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते, ये जो अभी आपने बात की है ना कि हमने बड़े खूबसूरत तरीके से इस समिट ऑफ डेमोक्रेसीज में मुआज़रत की है, ये आप यूँ समझ लीजिए कि इब्तिदा हो रही है आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। और ये खुशखबरी फॉरेन कंट्री होने की। और Yes. ये खुशखबरी जो है ये आपके लिए, ये अफशा बीबी के लिए, इंडिपेंडेंट बदरेगी साहब के लिए, सॉवरेन न्यूक्लियर पूरे स्टेट की पाकिस्तान जानिब के से लिए। बहुत ही और अच्छा और फैसला। इसमें जो मेजर ठीक चीज है। है, बुनियादी चीज है, वो ये कि बड़े पोलाइटली कहा गया है, थ्रेट दे के नहीं कहा गया, आराम से कहा गया जी बायलैटरली हम बात नजमुल करेंगे साकिब साहब, आपसे। मेरी प्रोड्यूसर भी मुझे बड़ी पोलाइटली कह रही है कि वक्त खत्म हो गया। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका नजमुल साकिब साहब, अफशन तहसीन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अब तीनों बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।